हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आती है हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों के लिए ही बेनिफिट रहने वाला है सीटेट के लिए 2024 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। देखो, आइकॉनिक का नाम सुनते ही किस साइकोलॉजिस्ट की याद आती है? तो वो है ब्रूनर, जिन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, है ना, और उन्होंने थर्ड स्टेज दी थी आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में होते हैं इमेजेस एंड डायग्राम्स। ठीक है, जिसमें इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू सीखता है बच्चा, उसे बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। While reading the comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? देखो, इसमें बहुत ज़्यादा confusion रहती है बच्चों को होमोग्राफ, होमोफिन्स और होमोनिम में। ठीक है, तो सबसे पहले होमोग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होता है? लिखना। तो दोनों लिखे बिल्कुल सेम चाहते हैं और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है और जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। देखो, तीनों चीज़ों में तीन तीन चीज़ें होती हैं, एक तो लिखना सेम, एक मीनिंग और एक जो प्रोनाउंसिएशन वो। तो जो होमोग्राफ है उसमें सिर्फ स्पेलिंग सेम होगी, बाकी दोनों चीज़ें अलग होगी। ठीक है, तो होमोग्राफ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से वार्म, टेपिड, और नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है लेड, मेटल और लीड, गिव डायरेक्शन। हाँ, ये बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। देखो, होमोग्राफ मतलब सेम लिखना, सेम लिखे गए हैं, दोनों दोनों बिल्कुल लिखे सेम गए हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, तो यही हो जाएगा होमोग्राफ। ठीक है, होमोनिम क्या होता है और होमोफोन क्या होता है? होमोफोन होता है जिसमें सुनने में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है जिसकी, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और होमोनिम क्या होती है? जिसमें मीनिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है। जैसे सूट की बात करें, तेनो सूट करदा, तो सूट और सूट दोनों सेम लिखे जाएंगे, सेम बोले जाएंगे, बट मीनिंग अलग होगा, तो ये होमोनिम है। ठीक है, अब ये मेल और मेल है। देखो, फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन सेम है इनकी, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग है, तो ये होमोफोन है। ठीक है, नेक्स्ट है 108, अ साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम। साइट वर्ड कौन से होते हैं जिनको हम ऐसे ही देख लेते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इनको फाइंड करने में? तो दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल नहीं चाहिए होता, बिल्कुल जैसे हम वैसे ही देखते हैं इनको, बस जस्ट। तो ये नहीं होगा। दैट इज़ टू बी लर्न बाय हर्ट, ऐसा भी कुछ नहीं होता। दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। देखते ही पहचान जाना, जिन वर्ड्स को, उनको बोलते हैं साइट वर्ड। जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो हमारी माइंड में बैठे होते हैं, क्योंकि हम उनको काफ़ी बार देखते आ रहे हैं। जैसे ये मीनिंगफुल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, MEANING FUL, इसको पता नहीं हम दिन में कितनी बार देखते हैं, तो हम देखते ही पहचान जाएंगे और इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। तो ये साइट वर्ड होता है, देखते ही पहचान जाना। 109, which one of the following methods is suggested for teaching grammar at primary level? देखो, प्राइमरी लेवल पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जो चीज़ें उनको पहले से पता है उसी में कुछ नई चीज़ें ऐड करना, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें कुछ एग्जाम्पल देते हुए नियम की ओर जाया जाता है, इंडक्टिव मेथड। उसके बाद है 114, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद 1010, फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग और सॉल्विंग स्किल। देखो, कौन सी ऐसी स्किल है जो प्रॉब्लम भी क्रिएट जिसमें होती है, लेकिन जिसको सॉल्व भी कर सकते हैं उसी टाइम? तो ये कौन सी होती है? देखो, जब हम कुछ सुन रहे होते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, सामने वाले ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लिसनिंग गया। स्पीकिंग क्या होता है? एक बार हमने जो बोल दिया वो हम वापस नहीं ले सकते, पता है ना, जो मतलब अगर कोई तीर कमान से निकल चुका है तो वापस नहीं आ सकता, ऐसी कुछ कहावत है। तो बोले हुए वर्ड वो हम वापस नहीं ले सकते, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्पीकिंग भी नहीं है। रीडिंग से भी इसका कोई मतलब नहीं है, तो राइटिंग सही है। लिखते वक्त हम कुछ गलत भी कर देते हैं, लेकिन फिर उसको मिटा के काट पीट के हम सही कर सकते हैं, तो राइटिंग को ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग और सॉल्विंग स्किल माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जो सिंपल से होते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें, फर्स्ट है एंड, सेकंड है चैम्पियन, थर्ड है हैंडसम और फोर्थ है सीजिंग। तो फंक्शन वर्ड यही होते हैं, एंड और वाले
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 111 का। ठीक है, व्हाट डू यू मेन बाय रिव्यू? अच्छा, रिव्यू क्या होता है? वैसे तो हम बहुत डेली ये वर्ड सुनते होंगे किसी चीज़ का, कोई किसी भी चीज़ पे रिव्यू आना, तो मतलब उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसका बिल्कुल इवैल्यूएशन करके सामने आना कोई चीज़, है ना? तो ये होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जिसमें बुराई अच्छाई दोनों ही चीज़ छुपी होती है। जैसे किसी मूवी का अगर रिव्यू आ रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स हैं ये बताए जाएँगे, क्या बुरे पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं, रिव्यू का मीनिंग। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कंटेंट वर्ड्स आर, अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन वर्ड एंड और के बारे में, तो कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं? कंटेंट वर्ड को बोला जाता है लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड। फंक्टर नहीं होते, ग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं होते, लेक्सिकल वर्ड जो सिंपल वही का वही मीनिंग रखते हैं, लेक्सिकल वर्ड सही। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन अगर पूछा जाए यहाँ से, तो सेकेंड लैंग्वेज होगी। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन वर्ड यहाँ पे आ जाता है, एक सेकेंड, वैसे तो अगर ये ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है, जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन के आधार पे अगर हमसे पूछा जाए तो ये सेकंड लैंग्वेज आती है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज। ग्लोबल और सेकंड में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अगर सिंपली पूछा जाए तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, अदरवाइज ये सेकंड लैंग्वेज है अगर ऑब्जर्वेशन के आधार पे पूछा जाए तो। नेक्स्ट है, टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि हम कोई फ्लावर गार्डन चले जाएं, और स्टूडेंट कहते हैं यस यस। टीचर पूछ रही है शैल वी गो आउट टू द गार्डन, क्या हम गार्डन चलें और जो फ्लावर्स हैं वहाँ पे उनके नाम लिखें? तो स्टूडेंट कहते हैं यस यस या। तो टीचर उनको करेक्ट करती है यस मैम प्लीज़, तो उल्टा देती है यस मैम प्लीज़, यानी इनको बताना चाह रही है कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलना होता है, यस ये नहीं करना होता, यस मैम प्लीज़ बोलना होता है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है ये पूछा है। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, हाँ ठीक है। मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, नहीं रीडिंग की बात नहीं हो रही। कन्फर्म्स द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं करी। ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिवली, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी उसमें पोलाइटनेस ऐड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेस्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट के बिना कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखना क्या कहलाता है? नेचुरल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच तो उसमें लगती है जिसमें हम जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो नेचुरल अप्रोच नहीं आएगा। जो मदर टंग होती है उसमें नेचुरल अप्रोच लगती है। तो जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज के सहारे हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसमें कोई प्रिंटेड टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रही। इसका मतलब जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो हेल्प करिए, तो इमर्जन हो रहा है लैंग्वेज का, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामर वगैरह सीखने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, सिचुएशन की भी नहीं हो रही। सिचुएशनल अप्रोच होती है कि एकदम से अगर हमें हिंदी बोलने की नीड है तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश की नीड है तो इंग्लिश बोलेंगे। ये होती है सिचुएशन के हिसाब से अप्रोच यूज़ करना। तो यहाँ पे अगर हम सीख रहे हैं तो लैंग्वेज इमर्जन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम, अभी हमने इंग्लिश की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस किए, अब हम हिंदी की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो हिंदी की पेडागोजी होती है वो इंग्लिश की पेडागोजी से थोड़ी सी हार्ड मानी जाती है, क्योंकि अजीब अजीब से वर्ड आ जाते हैं जिनको हम अपनी दिनचर्या में इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे हिंदी में आ जाते हैं, तो माइंड से थोड़ा सा स्किप हो जाता है। पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से अंडरस्टैंडिंग बनाने से अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बिल्कुल ठीक है। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। गलत। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग, मानक गलत, नेगेटिव पॉइंट। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो है फर्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी हमें नहीं वाली चीज़ ढूंढनी है। केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ठीक है, हमें भाषा का जो आकलन कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में कमज़ोर मानना है। ठीक है, भाषा आकलन
यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और ठीक है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ होगा केशव के बारे में वो लोग जानेंगे, बहुत सारे लिखेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। कल्पना करेंगे, कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखेंगे, क्रिएटिविटी यहाँ पे जाहिर होगी बच्चों की। सेकंड में भी अगर इला के बारे में लिखेंगे तो भी वो सोच समझ के लिखेंगे, तो क्रिएटिविटी इसमें भी होगी, इसमें भी क्रिएटिविटी होगी। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी क्योंकि इसमें तो जो खरीद लिया है ना हामिद ने उसके बारे में लिखेंगे। कोई कुछ भी खिलौना अगर खरीदा होगा, कोई टॉय कार या घड़ी वगैरह कुछ भी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या है महत्वपूर्ण कार्य? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण और लेखन। देखो सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है वैसे तो, लिसनिंग, अक्षर ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा सही होता है वो होता है संप्रेषण करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाना चीज़ों के बीच, क्या सुना है और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, संप्रेषण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी में, तो संप्रेषण ही आंसर हो जाएगा। वेरी पॉजिटिव वर्ड। नहीं नहीं, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ ठीक है, संप्रेषण। इसके बाद है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कविता सुनना और शब्दांश लिखना। ठीक है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यस, वेरी बेस्ट, खुद बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। यानी अटक अटक के पढ़ता है, और कई बार बच्चे जैसे पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते रहते हैं उसको, तो ये क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। एलिमिनेट। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, बिल्कुल नहीं। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये ठीक है ऑप्शन। कि जैसे कई बारी कोई भी वर्ड, अजीब सा वर्ड हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको रिपीट पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे भी बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, ना ही हमें निकालनी होती है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, नहीं बताना है, ध्यान रखना। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। नहीं तो कर सकते हैं, सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, पॉजिटिव पॉइंट। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, की ही पहचान करना, देखो ही आ गया तो नेगेटिव ही होता है वैसे तो ये गलत हो जाएगा। ये वही है, इंग्लिश में ओनली वर्ड और हिंदी में ही वर्ड दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी सिर्फ त्रुटियों को ही पहचानना नहीं है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसमें उसको भी पहचानना होता है। नेक्स्ट है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का क्या उदाहरण है? उत्कृष्ट लेखन, बहुत अच्छी जो अच्छी चीज़, जो अच्छी लिखा है, क्रिएटिव लिखा है, उसका क्या उदाहरण है? छुट्टियां कैसे मनाएं, इस पर अनुच्छेद लिखना। ठीक है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। देखो छुट्टियाँ कैसे बिताई है, तो इसमें कुछ भी बच्चे बना सकते हैं, या फिर कुछ उनके सामने आया होगा तो उससे कर सकते हैं, तो इतना। मेरे सपनों का भारत विषय पर भी वो अनुच्छेद याद करके लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक तो वैसे भी नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। इसे बच्चे कुछ सोचेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ कुछ अपनी वर्डिंग उसमें ऐड करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 115 का। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है बताना है इस बारी। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, हाँ बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसकी विशेषता ही होती है कि उनमें जन्मजात भाषा सीखने की जन्मजात आवश्यकता होती है, और इसको बोला था नोम चॉम्स्की ने, जो हमें पता है कि लैड दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो जन्मजात हर बच्चे में प्रेजेंट होता है। तो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी से ये क्वेश्चन माना जा सकता है। वैसे भी देखो इन ऑप्शंस में ही आ गया, तो वैसे ही ये काम के नहीं बच्चे, इनको काट दो। और जन्मजात क्षमता नहीं होती तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। ग्राफिया वही है, ग्राफ क्या होता है, लिखने से रिलेटेड होता है, तो लिखना सही हो जाएगा बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ से। उसके बाद है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी में क्या होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुक्स में बच्चों के लिए? वो है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, भूतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। देखो अभ्यास तो कभी नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही काट दो। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, हाँ ये बिल्कुल सही है, जिससे बच्चा सारी हिंदी की चीज़ें सीख सके, उसके उसको यूज़ करना सीख सके, ठीक है, उसके महत्व को जान सके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्या बताना है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चाओं की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, नहीं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, नहीं। बिल्कुल संसाधन के रूप में कार्य करती है। कोई भी अगर उसे कोई चीज़ सिखानी है तो उनकी भाषा का यूज़ कर सकता है, जिससे सीखने में आसानी हो जाए बच्चों को। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है? अंतर का मुख्य आधार क्या है? देखो भाषा सीखना क्या होता है, जो हम अपने आप सीख जाते हैं। जैसे हमारी मदर टंग, हमको किसी ने इसके रूल नहीं सिखाए लेकिन फिर भी हम परफेक्टली बोल लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह रखते हैं, वर्ब को वर्ब की जगह, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, बिल्कुल सही सीखते हैं, जबकि हमें किसी ने सिखाई नहीं है। और भाषा अर्जन करने का मतलब होता है जो हम सीखते हैं, लाइक हम सेकंड लैंग्वेज अपनी सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स भी सीखने पड़ते हैं, और कोई भाषा होगी तो उसके भी हमें रूल्स सीखने पड़ेंगे, तो वो होता है अर्जन करना। ठीक है, तो इसका अंतर का मुख्य आधार क्या है ये पूछा है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें कभी आधार नहीं हो सकती, सिर्फ एक जरिया होती है, वो संसाधन होते हैं और कुछ नहीं। भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं नहीं। परिवेश, हाँ ये बिल्कुल सही है। भाषा का उपलब्ध परिवेश, कैसा उसका परिवेश है, यही अंतर होता है उसमें। ठीक है, अगर हमारा हिंदी का, जैसे हिंदी का वातावरण है तो हम हिंदी अपने आप सीख जाएंगे। हिंदी का परिवेश मिल रहा है तो हमें यही डिफरेंस हो गया कि उसका परिवेश कैसा है। कोई जो यूएस वगैरह में रहता है वहाँ बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं क्योंकि उनका परिवेश ही इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हिंदी और इंग्लिश के कुछ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।